मैं एक बार फिर जमाल के तसव्वुर में खो गया। क्या करना चाहिए मुझे इस सिलसिले में। वैसे और भी मुश्किल मसाइल दरपेश थे। जैसा कि इलियास हुसैन साहब के जहन में ख्याल था कि बाद के मामलात इंतहाई दुश्वार गुजार होंगे, तो इस सिलसिले में क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत सर तक पहुंच ही गई तो भला क्या किया जा सकता है। और जबकि इस खानदान की जिम्मेदारी मैंने अपने शानों पर कबूल कर ली थी, यकीनी तौर पर पिछले दिनों इलियास हुसैन साहब को जो मुफादात हासिल हुए थे वो अब मुश्किल हो जाएंगे। हो सकता है उनका कारोबार ही चौपट हो जाए, क्योंकि अपने लोग अपनों का साथ देते हैं, बशर्ते कि मिस्टर बेकर ने समझदारी से काम नहीं लिया। और अगर मिस्टर बेकर खुद समझदार आदमी है तो इसका अंदाज़ा वो खुद भी लगा लेंगे कि कसूर इलियास हुसैन का नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि अगर मिस्टर बेकर के जहन में कोई ऐसी इंतकामी कैफियत बेदार हुई तो फिर मुझे उन्हें हुक्म देना पड़ेगा कि वो इस जज्बे को जहन से निकाल फेंके। हाँ, अपनी इन कुव्वतों से मैं कम अज़ कम इतना काम तो ले सकता था। दूसरा अहम नुक्ता जो उस वक्त अचानक मेरे जहन में आया वो ये था कि मैं इस माहौल में बिल्कुल तन्हा हूँ। लंदन से मुतल्लिक इस दौरान बहुत सी रवायात मेरे कानों तक पहुँच चुकी थीं। ऐसे गिरोह नज़र आते जो तासुब रखते थे और एशियाइयों से खुसूसी तौर पर बुरा सलूक किया करते। अगर ऐसा कोई गिरोह मुझसे टकरा गया या मिस्टर बेकर का साथी बन गया तो क्या मैं तन्हा उनसे निमट सकूंगा। कोई ऐसा तरीक़ाकार, कोई ऐसी तरकीब जो मुझे फ़ायदा पहुंचा सके। जहन ना जाने कहाँ कहाँ गर्दिश करता रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि लंदन के उन इलाकों का रुख किया जाए जो ख़तरनाक इलाके तस्वुर किए जाते हैं और जहाँ बुरे लोग मौजूद हुआ करते हैं। मेरा भला क्या बिगाड़ लेंगे वो लोग। हाँ, अगर कोई बाकायदा ग्रुप बन जाए और मैं उसकी माली कफ़ालत करके अपने मुफादात के लिए उसको हासिल कर लूँ तो मुस्तकबिल में आसानियाँ हो सकती हैं। ये ख्याल अचानक ही जहन में आया और कुछ इस तरह जम गया कि मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अब इस काम में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और जब ये फ़ैसला किया मैंने, तो फिर ये सोचा कि रात ही का वक्त तो वो वक्त होता है जब बुरी जगहों पर ज़िंदगी जागती है। ऐसे चंद इलाके मेरे इल्म में थे। मैंने फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर लिबास तब्दील किया। हालांकि उस वक्त कहीं बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि ये फ़ैसला कर लिया था तो फिर आज की रात इस मसले में क्यों ना गंवाई जाए। और मैं बाहर निकल आया। गाड़ी मौजूद थी जिसकी चाबी मेरे पास रहा करती। अंकल इलियास हुसैन की जानिब से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि इन हालात में मुझे उन्हें इतला देकर जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये जानता था कि मैं उन्हें सही सूरत हाल नहीं बता सकूंगा। मैं गाड़ी निकाल कर सड़क पर आ गया और फिर रोशन सड़कों पर कार दौड़ाने लगा, जिस दौरान जमाल को दौलत के हसूल के लिए जुआ खिला रहा था। इस दौरान बहुत सी ऐसी जगहें देख ली थीं जिन्हें जुराइम के अड्डे कहा जा सकता है। एजाज इन जगहों से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ था। एक तसव्वुर यह भी जहन में आया कि हो सकता है एजाज ऐसी किसी जगह पर मुझे मिल जाए। जाहिर है कहीं ना कहीं तो वो छुपा होगा। वो लोग भी याद थे मुझे जिनसे उसने क्लब में मेरी मुलाकात कराई। उनमें कुछ ख़वातीन भी थीं जो उसकी गहरी दोस्त थीं। उस इलाके को भी जहन में रखना था, लेकिन एक और ख्याल मुझे इससे बाज रख रहा था। वो ये कि अगर एजाज मुझे हासिल हो गया तो मुझे क्या करना होगा। क्या उसे यहाँ के कानून के हवाले कर देना मुनासिब होगा? इसके बाद फिर उसे बचाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। हो सकता है मैं हालात पर काबू ना पा सकूं। इसलिए एजाज का मसला तो अभी ज़रा पसे पुश्त ही डालना पड़ेगा। अगर वो नज़र भी आ जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझे संभालनी होगी, क्योंकि अंकल इलियास हुसैन का एक ही बेटा है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। लाखों रोशनियां जगमगा रही थीं। हंगामे और दिलचस्पियां जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। बिलाखिर मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां बहुत से क्लब बने हुए थे। ये इलाका कदीम लंदन का इलाका था और यहाँ बदनाम तस्वुर किया जाता। ख़ास तौर से यहाँ स्याह फामों की आबादी बहुत ज़्यादा थी और इस इलाके में हंगामा आराइयाँ होती रहती। फिर मैंने एक क्लब का रोशन नियॉन साइन देखा और उसके पार्किंग लॉट पर गाड़ी रोककर नीचे उतर आया। अपने तौर पर मुझे बड़ी खुद एतमादी का इजहार करना था। मैं क्लब में दाखिल हो गया। यहाँ सफ़ेद फार्म भी थे, स्याह फार्म भी थे। माहौल में एक अनोखी घुटन सी छाई हुई थी। वैसे अंदरूनी माहौल इतना नाखुशगवार नहीं था। मेज़ों पर जुआ हो रहा था और कहके उबल रहे थे। शराब की बोतलें खुल रही थीं और इसके साथ साथ ही दीगर तफरीहात भी जारी थीं। मौसीकी की मध्यम मध्यम आवाज़ें फ़िज़ा में बिखरी हुई थीं और एक रक़ासा रक़्स कर रही थी। मैं एक मेज़ पर जा बैठा। यहाँ भी जुआ हो रहा था।
वसी और इस मेज़ के गिर्द 5-6 अफराद बैठे हुए थे। मैं इस मकसद के लिए अच्छी खासी रकम जेबों में डालकर लाया था। फ़ौरन ही एक वेटर मेरे पास पहुंच गया और मैंने नोटों की गड्डी निकालकर उसके हवाले कर दी। मकसद ये था कि वो स्टिकर खरीद लाए और वेटर ने थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक छोटी सी ट्रे में स्टिकर सजा दिए। मैंने निगाहें उठाकर देखा। सामने बैठे हुए लोगों में से एक ने मुझसे मेरे कार्ड्स के बारे में पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। चुनाचे कार्ड्स तकसीम हो गए। मैंने मुसलसल 3 हाथ हारे और अब तो ये तो मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी जायज़ रकम को इस तरह गंवा दूं। चुनाचे मैंने चौथे हाथ पर अपनी पुरानी हारी हुई रकम बराबर कर ली और इसके बाद ये सोचा कि अब मज़ीद 2-3 हाथ मुझे जीतने चाहिए। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए थे वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। बहरहाल उन्होंने खेलना शुरू किया और मेरे सामने स्टिकर्स में इजाफा होता चला गया। 2 आदमी जेबें खाली करके उठ गए और अब मेरे सामने सिर्फ 3 अफराद रह गए। उनमें से एक फिर उठ गया और उसकी जगह एक और शख्स आ बैठा। मैंने उसका चेहरा देखा तो वो झड़ी हुई भवों वाला एक स्याफाम था जो सूरज से काफ़ी खतरनाक नजर आता। उसकी पेशानी बहुत तंग थी और सर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा। काफ़ी खतरनाक आदमी मालूम होता था। उसने गहरी सी आंखों से मुझे देखा और इसके बाद उसके सामने भी कार्ड्स आ गए। मैंने उस नए मेहमान की आमद पर 2 हाथ बड़ी खुशी से हारे, लेकिन तीसरे हाथ में मैंने उसे बुरी तरह निढाल कर दिया। बाकी 2 आदमी भी पत्ते पहनकर खड़े हो गए। अब मैं और वो आमने सामने रह गए। उसके 2 सफ़ेद दांत झांकने लगे और उसने एक आंख बंद करके मुझे उठ जाने का इशारा किया। समझा नहीं? मैंने आहिस्ता से कहा। समझो भी नहीं, वो बोला। मतलब बहुत बुरा है, उसने जवाब दिया और फिर अपने सामने रखे हुए स्टिकर्स उठाए और उन्हें मेरे स्टिकर्स में शामिल कर दिया। मैं सर्द निगाहों से उसे देखने लगा तो उसने कहा, अब मेरी और तुम्हारी रकम एक हो गई है और ताश खेलने वाले हम 2 हैं। चुनाचे ताश की गड्डी रख देते हैं। ये रकम हम दोनों में से किसी एक को ले जानी है, तुम्हें या मुझे, और इसका तरीका ये है कि तुम मेरा हाथ मेज़ की सतह से लगा दो। उसने पंजा कशी के लिए मुझे दावत दी और मैं गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर 6 अफराद उठकर हमारी मेज़ के इर्द गिर्द आ गए। ये सारे के सारे स्याफाम थे। अब सूरत हाल मेरी समझ में आने लगी। दूसरी मेज़ों से भी लोग गर्दनें घुमा घुमा कर इधर देख रहे थे। गालिबन मेरे सामने आकर बैठने वाला शख्स कोई खतरनाक आदमी था और यहाँ मौजूद लोगों को यह अंदाज़ा हो गया था कि मैं मुसीबत का शिकार हो गया हूँ। यही तो सब कुछ तलाश करने के लिए मैं यहाँ आया था। चुनाचे बड़ा सोच समझकर काम करना था। मैं एक लम्हे मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। उसका हाथ मेज़ पर खड़ा हुआ था। कोहनी मेज़ की सतह से टिकी हुई थी। बड़ा ताकतवर और चौड़ी कलाई वाला हाथ था और मेरा हाथ उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन यही तो वक्त था जब मैं अपनी जहनी कुव्वतों को आजमाता। मैंने बिलाखिर अपना हाथ सीधा करके मेज़ पर रख दिया और उसके पंजे में अपना पंजा डाल दिया। वो चाहता तो एक लम्हे में मेरा हाथ गिरा सकता था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से उसे अपनी जानिब मुखातिब किया और फिर उसे ज़हनी तौर पर हुक्म दिया कि उसे शिकस्त कबूल करनी है। मैं उसे मुसलसल ये हुक्म देता रहा और इसके बाद मैंने उसके हाथ पर ज़ोर आजमाई शुरू कर दी। वह भी ताकत सरफ कर रहा था, लेकिन अब वो खो सा गया। लोग दिलचस्पी से हम दोनों की कुव्वत आजमाई देख रहे थे। मैं उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिराता जा रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे उसका जिस्म बेजान होता जा रहा हो। मैंने उसका पंजा मेज़ की सतह से टिका दिया और लोगों के मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगीं। कुछ लोगों ने कहके लगाए, लेकिन स्याफामों के उस गिरोह ने जो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया था अपने अपने हाथ मेज़ पर रख दिए और मैंने फ़ौरन ही उस शख्स की जानिब देखा। तंग पेशानी वाला जैसे एकदम चौंक पड़ा। उसने वेरान निगाहों से इधर उधर देखा और फिर कुछ सोचने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसने ये रकम जीत ली है, उठो। वो उठने लगा तो मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसके पंजे पर फिर से हाथ रख दिया और आहिस्ता से उससे कहा, नहीं दोस्त, बैठो, तुम्हारी रकम इसमें शामिल है, तुम इसमें से जितनी चाहो उठा सकते हो। उसने हैरान निगाहों से मुझे देखा और बोला, नहीं, वो मैं हार चुका हूँ। दोस्ती के लिए मैं तुम्हारी रकम छीनना नहीं चाहता तुमसे। अगर तुम चाहो तो ये सब रख लो। थोड़ी सी रकम मेरी इसमें लगी हुई थी, वह मुझे वापस कर दो। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे देखता हुआ नीचे बैठ गया। फिर बोला, अंग्रेज़ तो नहीं हो तुम? नहीं। कहाँ के बाशिंदे हो? एशियाई। ओ, गोया हमारी नस्ल के। हम एशियाई नहीं, अफ्रीकी हैं, लेकिन हमें भी तुम जैसा ही समझा जाता है, काले चमड़ी वाले। इन अंग्रेज़ों की निगाहों में जानवरों से बदतर होते हैं। वो हमें जानवर समझते हैं और तुम भी जानवर हो। एक जानवर ही दूसरे जानवर से हमदर्दी कर सकता है। चलो ठीक है,
मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल कर ली, मिलाओ हाथ। उसने अपना चौड़ा हाथ मेरे हाथ में दिया और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। मैंने सोचा कि इसी काम के लिए तो मैंने अब तक जिद्दोजहद की है। दोस्त। उसके तमाम स्याफाम साथी दिलचस्प निगाहों से हमें देख रहे थे। वह मेरा हाथ पकड़कर उठता हुआ बोला, आओ कहीं बैठकर कुछ पियेंगे। मैंने गर्दन हिला दी। तमाम स्टिकर्स उठा लिए गए और उन्हें कैश करने वाले वेटर्स के हवाले कर दिया गया। थोड़ी देर बाद जिस मेज़ पर हम जाकर बैठे, वेटर ने वहां नोटों की गड्डियां लाकर रख दी और वो उन गड्डियों को मेरी तरफ सरकाता हुआ बोला, देख लो, अब ये तुम्हारी हैं, यहाँ से हमारी दोस्ती में रखना पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इस रकम को आधा आधा तकसीम कर लेते हैं। मगर मैंने जो स्टिकर्स तुम्हारे स्टिकर्स पर रखे थे उनकी तादाद बहुत कम थी। वो बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। मैंने कहा और नोटों की आधी गड्डियाँ उसकी जानिब बढ़ा दी। स्याफाम एलिस रोडियो गहरी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर वो गड्डियाँ अपनी जेब में रख लीं और दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाकर झुकता हुआ बोला, ये सिर्फ एशियाई लोगों में ही होती है, दोस्ती के जवाब में दोस्ती और फिर दोस्ती भी इस अंदाज में, जबकि तुमने मुझ पर अपनी बर्तरी हासिल कर ली है। देखो एलिस, मैं तुमसे पहली और आखिरी बात कह देना चाहता हूँ, तुम जिस अंदाज में मेरे सामने आए, मैं तो समझता हूँ कि हमारी दोस्ती के लिए वो ज़रूरी था। तुमने मुझ पर अपनी ताकत का इजहार किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसा नामालूम राब्ता है जो चंद अल्फाज से शुरू होकर चंद अल्फाज पर ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हारी दोस्ती के लिए उकसाया और वो ये था कि सफ़ेद फाम हम सांवली चमड़ी वालों से नफरत करती हैं। मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ऐसा नहीं कि हर सफ़ेद फाम हमारा दुश्मन हो, लेकिन ये नस्ली बर्तरी के मरीज़ हैं और जहाँ कहीं से भी इन्हें हद से आगे बढ़ने का मौका मिलता है ये चूकते नहीं हैं। मैं खुद भी इसके खिलाफ हूँ और शायद यही बात हमारी दोस्ती का सबब है। एलिस रोडियो ने एक बार फिर अपना हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर यूं समझ लो, हमारी दोस्ती हमारी सांसों के साथ जारी रहेगी और सांसों के ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म होगी। मैं उस नस्ल का बाशिंदा नहीं हूँ जो अपने अफकार और ख्यालात लम्हा बलम्हा बदलती रहती हैं और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझ जैसे ही हो। ये दोस्ती अब ज़िंदगी भर के लिए है। नाम नहीं बताया तुमने मुझे अपना। आकिल, मैंने जवाब दिया। मुझे नाम की अदायगी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, महसूस ना करना। तुम अपने बारे में मुझे तफसील बताओ और हाँ ये बताओ मैं तुम्हें क्या पिलाऊं। शराब के अलावा सब कुछ मिस्टर एलिस, मैंने उसे कहा और वो आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के लोग इन फजूलियात में बहुत कम पड़ते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक मशरूब मंगाता हूँ। उसने अपने लिए शराब तलब की और मेरे लिए एक मशरूब तलब कर लिया। उसके बाकी साथी उसके करीब नहीं बैठे, अलबत्ता उसके आसपास ही मौजूद थे। उसने उनकी जानिब रुख करके कहा, तुम लोग अपने अपने तौर पर मसरूफ़ हो जाओ, मैं अपने दोस्त से गुफ्तगू करूँगा। एलिस ने शराब की चंद चुस्कियाँ ली और इसके बाद मेरी तरफ देख कर बोला, यहाँ क्या मशगला है तुम्हारा? एक अजीज़ के साथ रहता हूँ और सिर्फ ऐश करता हूँ। कभी कभी शतरंज वगैरह भी खेल लिया करता हूँ। पिछले दिनों 1-2 मुकाबले जीता हूँ। यकीनन जीते होंगे, जीत तुम्हारी पेशानी पर लिखी हुई है। मैं एलिस रोडियो हूँ। यहाँ मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान आबाद है। मैंने एक गिरोह बना रखा है जिसमें तकरीबन 25 अफराद मौजूद हैं। हम सब अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ काम करते हैं, मुलाजमतें करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ इन सफ़ेद फार्मों में अपनी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। और मैंने इस इलाके में अपनी धाक बिठा रखी है। किसी से भी यहाँ आकर एलिस रोडियो के बारे में मालूम करो, वो तुम्हें तफसील बता देगा। तो फिर अब ऐसा करते हैं कि सिर्फ एलिस रोडियो नहीं बल्कि आकिल का नाम भी इस इलाके में उभर जाए। एलिस रोडियो ने कहका लगाया और बोला, साथ दोगे मेरा? कुछ शराइत के साथ। मसलन मैं जंगो जदल का आदमी नहीं हूँ। मुझसे कभी लड़ाई झगड़े के सिलसिले में कोई बड़ी तवक्को नहीं रखना, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से मैं मुकम्मल नावाकफियत रखता हूँ। अलबत्ता तुम्हारा एक शोबा मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। वो कौन सा? यकीनन तुम्हें अपने गिरोह के मकासद हासिल करने के लिए दौलत की ज़रूरत होती होगी। एलिस रोडियो ने एक और घूंट लिया और फिर होंठ खुश्क करता हुआ बोला, दौलत, ये बदबख्त करेंसी इंसानी ज़िंदगी की मालिक बन बैठी है। इसके बगैर भला क्या होता है? जगह जगह इसकी वजह से हमारे रास्ते रुकती हैं। हाँ जाहिर है बहुत से मसाइल के लिए हमें दौलत दरकार होती है, मगर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ताश जगह जगह खेले जाते हैं और जुआ मुख्तलिफ इकसाम का होता है। तुमने मेरे बारे में एक जुमला कहा है कि मेरी पेशानी पर कामयाबी का सितारा जगमगाता है।
तुम्हारा ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जो खेल खेलता हूँ उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जीतता हूँ। किसी भी जगह जिसे तुम मुनासिब समझो, थोड़ी सी अकल से काम लेकर मुझे जुआ खिलाओ, तुम जीतोगे और जीत की वो रकम तुम्हारे काम आ सकती है। मैंने एलिस रोडियो की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वो थोड़ा सा झुका और मेरे हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला, इससे बड़ी ताकत तो और कोई हो ही नहीं सकती मेरे दोस्त। जिस्मानी ताकत बेशक बाज़ जगहों पर मददगार होती है, लेकिन अगर तुम्हें माली ताकत हासिल है तो फिर यूं समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो। एक बड़ी अनोखी बात बताई तुमने मुझे और मैं शदीद सनसनी का शिकार हो गया हूँ। मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है एलिस। थोड़ी बहुत रकम मुझे भी दरकार होती है। हम फिर एक मुआहिदा कर लेंगे आपस में, वो ये कि जो कुछ भी हासिल हो उसमें से उस वक्त की तरह आधा आधा तकसीम कर लिया जाए। मेरी रकम मुझे दे देना और आधी रकम तुम अपने लिए हासिल कर लेना। जहाँ भी चाहो और जिस अंदाज में चाहो इस किस्म के खेल खेलो। अगर ऐसा हो जाए और तुम्हारा कहना वाकई दुरुस्त निकले तो फिर यूं समझ लो कि एलिस रोडियो उन तमाम मसाइल पर काबू पा लेगा जिसके लिए वो बहुत अरसे से परेशान है। आजमाइश शर्त है मेरे दोस्त। अगर मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूं तो बस यूं समझ लो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान वो तमाम रिश्ते पक्के जिनका इजहार हो चुका है। नहीं, अगर तुम इस आजमाइश में पूरे नहीं भी उतरते तो हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक ज़रूरतें बड़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी चीज़ है। और अब यह सिर्फ इत्तफाक है कि मेरी तुम्हारी मुलाकात इस तरह हुई, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ के आदमी नहीं रहे, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कुछ वक्त मेरे घर पर गुजार दो। क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात में आगे बढ़ें? तुम्हारा मतलब है कि तुम इस वक्त मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद नहीं करोगे? पसंद की बात नहीं, बस इतना काफ़ी है। हमारी दूसरी मुलाकात कल होनी चाहिए, ठीक है? कहाँ? जहाँ तुम चाहो। तो फिर ये जगह मुनासिब तरीन है। कल किस वक्त आ सकोगे तुम बताओ? शाम को 7 बजे मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, शाम को 7 बजे मैं यहाँ मौजूद हूँगा। मैं मशरूब के घूंट लेता हुआ बोला और एलिस रोडियो मेरी सूरत देखता रहा। फिर उसने कहा, देखो आकिल, मैंने ज़िंदगी में एक म्यार बनाया है दोस्ती का। बेशक हम लोग ज़ुबानी तौर पर बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं अपने दिल में यही समझता हूँ कि जो कुछ गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई है वो आखिरी हैसियत रखती है। मुझे बददिल ना करना। अगर कोई बात तुम्हारे दिल में हो तो सबसे पहले मुझसे कहना और उसके बाद अपने तौर पर उसके बारे में सोचना। यूं समझ लो कि रोडियो, इस वक्त तुम्हारा जिस्म है मेरे साथ। जैसा कि मैंने तुमसे कहा है 25 अफराद हैं, ये तुम्हारी फोर्स है, ब्लैक फोर्स। एलिस रोडियो ने कहा और मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात पर पूरा यकीन करता हूँ माय डियर एलिस। कल का प्रोग्राम मुझे बताओ। हम वेकोना में ताश खेलेंगे और मैं वहाँ तुम्हारा खेल देखूंगा निहायत होशियारी के साथ। ठीक है, कल 7 बजे मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा और वापसी में बड़ा पुरसुकून था। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। इस घर में तो अब सोगवारी के अलावा और कोई चीज़ नहीं रह गई। अंकल अलियास हुसैन अपने कमरे में पड़े रहा करते। चची जान भी उनके पास ही हुआ करती। एक नगमा बाजी थी जो बेचारी मेरे पास आकर बैठ जाती। मैं दोपहर तक उनसे बातें करता। नगमा बाजी बात बात पर रोने लगती। कहने लगी, वो कमबख्त मुझे याद आ रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी उससे ज़्यादा लगावट का इजहार नहीं किया। मेरे और उसके मिजाज में बड़ा फ़र्क था, लेकिन क्या करूं, भाई है मेरा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई दिन तक मेरी उससे मुलाकात नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई तसव्वुर नहीं जागता। लेकिन जब उसकी सूरत देखती हूँ तो नगमा बाजी रोने लगी और मैंने उनको तसल्ली देकर कहा, नगमा बाजी आप इत्मीनान रखिए, एजाज को कुछ नहीं होगा। कोई इत्मीनान रखने की बात है आकिल? तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो। एजाज को कुछ नहीं होगा। ये अंदाज़ा नहीं है तुम्हें कि हम कहाँ हैं? ये हमारा वतन नहीं है, हमारी ज़मीन नहीं है। यहाँ कौन होगा जो एजाज की ज़िंदगी बचा सकता है? और फिर उसने भी तो इतना बुरा काम किया है। आकिल अब क्या होगा? हम अपने भाई से महरूम हो जाएंगे। वो बुरा है, लेकिन उससे मोहब्बत तो है हम सबको। नगमा बाजी ज़ारों की तार रोती रही। मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। अभी मैं आगे बढ़कर कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता था और इतना 30 मार खान भी नहीं था कि हर मसले में कुछ ना कुछ कर ही डालूं। हाँ, कोई तरकीब ज़रूर करनी थी। हो सकता है कोशिश कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ जमाल मुसलसल जहन में अटका हुआ था। अब इस बात में तो कोई शुबा ही नहीं था कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। एक गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। कम से कम जमाल से उन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी जो उसे अपने जाल में फांस रहे थे। अगर उनकी निशानदेही हो जाती तो शायद उस वक्त जमाल उनकी कैद में ना होता।
मुझे 100% यकीन था कि वही लोग जमाल के पीछे लग गए थे और जमाल उन्हीं के कब्जे में था। ना जाने वो कौन लोग थे और जमाल के सिलसिले में इशारे मुसलसल मौसूल हुए थे। मैं जब भी उससे ज़हनी राब्ता कायम करने की कोशिश करता मुझे एक इशारा मिलता, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसकी वजह भी मैं जानता था। मेरी आवाज़ें जमाल के जहन तक पहुंचती हैं, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। जाहिर है मेरी आवाज़ उसके जहन में सिर्फ एक वहम बनकर गूंजती होगी और वो ये सोचकर खामोश रह जाता होगा कि ये सिर्फ उसका एहसास है। यही वजह थी कि उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था और मुझे उसके लिए खुद ही मुसलसल कोशिशें जारी रखनी थी। नगमा बाजी को बहुत देर तक समझाता रहा और इसके बाद उनके पास से उठाया। उन्होंने भी जमाल के बारे में मुझसे सवालात किए और मैंने उनसे यही कह दिया कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है। शाम के तकरीबन 4 बजे थे जब मैंने पुलिस की वो कार अंदर दाखिल होती हुई देखी जिससे जेम्स होल्डन नीचे उतरा था। इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन की आमद बड़ी सनसनीखेज थी मेरे लिए। मैं फ़ौरन ही तैयार होकर नीचे पहुंच गया। जेम्स होल्डन अंकल इलियास हुसैन के कमरे में था। मैंने वहां जाने की कोशिश की तो एक पुलिस कांस्टेबल ने नरम लहजे में मुझे रोक दिया। इंस्पेक्टर साहब मिस्टर इलियास हुसैन का बयान ले रही हैं, बराहे करम आप अंदर ना जाइए। मैं रुक गया। नगमा बाजी भी आ गई थी और चची जान भी हमारे करीब मौजूद थी। बेचारी की बुरी हालत थी। जेम्स होल्डन कुछ देर के लिए बाहर निकला। उसने हम लोगों को देखते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि आप सब लोग मौजूद हैं। बराहे करम मुझे मिसेज इलियास हुसैन का बयान ले लेने दीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों से भी इस बारे में सवालात करूंगा। चची जान ने शायद जेम्स होल्डन को कोई खास बात नहीं बताई थी क्योंकि 2-3 मिनट के बाद ही वो वापस हमारे पास आ गया। उसने हम दोनों को बारी बारी देखते हुए नगमा बाजी से पूछा, आप मिस्टर एजाज की सिस्टर हैं? जी, नगमा बाजी ने कहा। और आप कज़न हैं? मुझसे पूछा गया। जी, मैंने कहा। खैर आप दोनों एक साथ ही मुझे अपना बयान दे दीजिए। देखिए एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे। आपको अंदाज़ा है कि मैंने मुसलसल आप लोगों से ताउन किया है। पुलिस आपके ताउन की ख्वाहिशमंद है। ये हमारा फ़र्ज़ है पुलिस ऑफिसर। हम आपको हर बात का मुनासिब जवाब देंगे। मैंने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल मिस्टर एजाज के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये पता चला है कि अभी तक उनकी जानिब से कोई खबर नहीं मिली जिससे अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ पोशीदा हैं। मिस्टर इलियास हुसैन का कहना है कि लंदन में उनके दोस्त तो हैं, लेकिन ऐसा कोई अजीज़ नहीं है जिसके यहाँ एजाज पनाह ले। वैसे मिस्टर इलियास हुसैन ने अपने बेटे एजाज के बारे में बदतरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया है कि वह बद किरदार और औबाश फितरत था। यहाँ के होटलों और क्लबों का रूह रवां था और हर किस्म की बुराइयाँ उसके अंदर मौजूद थीं। यूँ लगता है कि मिस्टर इलियास हुसैन अपने बेटे से बहुत नाराज़ रहते थे। इसकी वजह बता सकते हैं आप? नहीं, अगर अंकल इलियास हुसैन ने आपको ये तफसीलात बताई हैं तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि मिस्टर जेम्स होल्डन कि वो सोचकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और शदीद गुस्से का शिकार हैं कि एजाज के हाथों उनके दोस्त की बेटी को नुकसान पहुंचा है और उस गुस्से की बुनियाद पर उन्होंने आपको ये बयान दिया है। वरना एजाज एक शौक फितरत नौजवान ज़रूर है, लेकिन उसके किरदार में हमने कभी कोई खराबी नहीं देखी। जैसा कि आपको इल्म है कि मैं उसका कज़न हूँ और ये उसकी सिस्टर। नौजवानों को एक दूसरे के हालात ज़िंदगी ज़रूर मालूम होती हैं और एक दूसरे की फितरत से ज़रूर वाकफियत हासिल होती है। एजाज के बारे में हम ये बात कह सकते हैं मिस्टर जेम्स होल्डन कि वो दुनिया की तफरीहात में दिलचस्पी ज़रूर लेता था, लेकिन बदकिरदार नहीं था। पता नहीं वो कौन से ऐसे हालात थे और असल वाक़या क्या था जिसकी बुनियाद पर उसने ये हरकत की, बशर्ते कि ये कोई गहरी साजिश नहीं है। क्या आप किसी साजिश के इम्कानात पर गौर कर रही हैं मिस्टर आकिल रफ़ीक? जेम्स होल्डन ने मुझसे पूछा। कोई भी बात हो सकती है। नौजवानों में रकाबतें चलती हैं। बाज़ मामलात में और भी ऐसी साजिशें कर डालते हैं कि बाज़ औक़ात ज़हन उन साजिशों तक नहीं पहुंच पाते। मैं खुद भी इस कोशिश में मसरूफ़ हूँ कि कोई ऐसी शख्सियत मेरे हाथ लग जाए जिससे मुझे ये इल्म हो जाए। और ये बात तो आपसे पहले ही कही जा चुकी है मिस्टर जेम्स होल्डन कि हम पाकिस्तानी लोग जुर्म का फ़रोग नहीं चाहते, और अगर हमारा कोई बहुत ही करीबी अजीज़ भी इस सिलसिले में मुलव्विस होता है तो हम उसके दोस्त नहीं होते। अगर एजाज के बारे में तफसीलात मालूम हो गई तो आपको ज़रूर इतला दी जाएगी। आपका कहना यह है कि मिस्टर इलियास हुसैन ने अपने बेटे के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है? जी, बिल्कुल गलत है। बस यूँ समझ लीजिए कि वो शदीद गुस्से का इजहार कर रही हैं और अपने बेटे को बदतरीन सज़ा दिलवाना चाहती हैं। जेम्स होल्डन ने नगमा की तरफ देखा। और आपका क्या कहना है मिस्टर नगमा? ये दुरुस्त कहती हैं, नगमा बाजी ने गर्दन खम करके कहा।
वह मुझसे इख्तलाफ नहीं करना चाहती थी। ठीक है, आप लोगों को जिस वक्त भी एजाज हुसैन के बारे में कोई खबर मिले बराहे करम मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर इतला दीजिएगा। मैं आपसे बेहतरीन ताउन का ख्वाहिशमंद हूँ और एक वादा मैं आपसे भी करता हूँ, हम लोग किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाने का शौक़ नहीं रखते और गुनाहगारों को छोड़ना पसंद नहीं करते। मिस्टर बेकर की बेटी की क्या कैफियत है? मैंने सवाल किया। क्या आप लोग दोबारा उनकी जानिब नहीं गए? नहीं, जाहिर है वो हमें खुशी से खुशामदीद ना कहते, क्योंकि उनके जहन में यह तसव्वुर ज़रूर मौजूद होगा कि उनकी बेटी को एजाज के ज़रिए नुकसान पहुंचा है। यकीनन। वैसे आप लोगों की इत्तला के लिए बता दूं कि बेकर पिछली रात अपनी बेटी कैथराइन को लेकर अमेरिका चले गई हैं ताकि वहां उसका इलाज करा सकें। मैं और नगमा बाजी चौंक पड़े। चंद लम्हात हम पुलिस ऑफिसर को देखते रहे। फिर मैंने कहा, हमारी दुआ है कि मिस्टर बेकर की बेटी सेहतयाब हो जाए। जेम्स होल्डन थोड़ी देर के बाद चला गया। नगमा बाजी ने मुझे शुक्रगुजार निगाहों से देखते हुए कहा, पता नहीं मैं क्या उल्टा सीधा बयान दे देती पुलिस ऑफिसर को। तुमने मेरी रहनुमाई की है, बहुत बहुत शुक्रिया। आकिल, मुझे शिकायत पैदा हो जाएगी। नगमा बाजी, भला आप इस बात का शुक्रिया अदा कर रही हैं जिसके लिए मुझे ना जाने क्या क्या करना चाहिए था और अब तक कुछ नहीं कर सका। डैडी बहुत सख्त नाराज़ हैं एजाज से, और होना भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमें एजाज की मदद करनी है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा छुपा है वो? तुम्हारे साथ भी तो पिछले दिनों खासी दोस्ती हो गई थी उनकी और मुझे हैरत हुई थी। हाँ नगमा बाजी, उसने खुद ही मेरी जानिब कदम बढ़ाए और फिर मुझे अपने साथ क्लब वगैरह भी ले गया, बहालत मजबूरी। अब मुझे आपको ये तफसील बतानी पड़ रही है नगमा बाजी कि मेरी तरफ उसने जो कदम बढ़ाए थे वो कैथराइन की ही वजह से थे। क्या मतलब? नगमा बाजी ने चौंक कर पूछा। कैथराइन दर हकीकत इब्तदाई दिनों में मुझे मिली और मेरा उसके साथ अच्छा खासा वक्त गुजरा, जिसे उसने महसूस किया और उसके दिल में कैथराइन के लिए बुराई थी। चुनाचे उसने मुझे अलाकार बनाना चाहा। मैंने उसे बहुत सख्ती से इस सिलसिले में डांट दिया तो वह मुझसे बददिल हो गया और उसने मुझे धमकियां भी दी। उसकी सोहबत काफ़ी बुरी थी। खैर, मैं उन धमकियों से तो क्या डरता। अलबत्ता मैंने उसे समझाने की कोशिशें की और वो खामोश हो गया। मैं दावे से कहता हूँ नगमा बाजी के कैथराइन को उसने धोखे से यहाँ बुलाया और इसके बाद उसके साथ ये वहशियाना सलूक किया। कितना बुरा हो गया है वो। मैं उसकी तरफ से अब बिल्कुल नाउमीद हो गई हूँ। यकीनी तौर पर उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लायक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा नगमा बाजी, जाहिर है मैं भी मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन अंकल इलियास हुसैन को यह सदमा मैं कभी नहीं पहुँचने दूँगा। आप मुतमईन रहें और जो कुछ भी होना है हो जाए। हो सकता है हमें मजबूरी की हालत में एजाज को यहाँ से वापस भेजना पड़े। वहाँ अंकल जब्बार हुसैन मौजूद हैं, वो वहाँ जाकर रह सकता है, लेकिन यहाँ मैं उसे पुलिस के चक्कर में नहीं फंसने दूंगा, ये मेरा वादा है। नगमा बाजी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, तुम भी तो बहुत ज़्यादा बाइख्तियार नहीं हो। इसमें कोई शक नहीं है कि शतरंज का खेल बहुत बड़े बड़े लोग खेलती हैं और पिछले दिनों तुमने जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं उनकी बिना पर बहुत बड़े बड़े लोगों तक तुम्हारी रसाई हो गई है। लेकिन अफसोस आकिल, यहाँ कानून इतना बेहकीकत नहीं है। यहाँ वो सब कुछ नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो। नगमा बाजी बिल्कुल मायूस थी। बाहर तौर इससे ज़्यादा मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था। शाम को तमाम तर तैयारियों के बाद मैं चल पड़ा। एलिस रोडियो मेरे लिए इंतहाई कीमती चीज़ था। मुझे तो बस यही खुशी थी कि ऐसा एक शख्स मुझे पहली ही तलाश में मिल गया जो मेरे लिए कारआमद हो सकता था, और मैंने उसे शीशे में भी उतार लिया। आज भी उसे अगर अच्छी खासी रकम मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बात बन जाएगी। इसके अलावा मुझे भी अब ऐसे ज़रा इख्तियार करने थे जिनके तहत रकम मुसलसल मेरे पास आती रहे। अंकल इलियास हुसैन तो बहुत ही नफीस इंसान थे। मेरे अखराजात भी बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा वो जो कुछ मेरे घर भिजवा चुके थे वो भी इतना था कि मेरा ख्याल था कि मेरे अहले ख़ानदान की हालत काफ़ी बेहतर हो गई होगी। मुझे इससे खुशी थी कि मैं इतनी दूर रहकर उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। अंकल इलियास हुसैन के पिछले दिनों जो मंसूबे थे वो तो बहुत शानदार थे और मुझे ये उम्मीद हो चली थी कि मेरा ख़ानदान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन अब जो अचानक रुकावट पैदा हो गई थी उसे भी निगाह में रखना था। अंकल इलियास हुसैन को जो सदमा पहुंचा था और जो कैफियत थी, यानी ये कि बहाली और बेहतरी के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, उससे ये खदशा हो गया था कि वो सब कुछ जारी नहीं रह सकेगा जो अब तक चल रहा था, और इस तरह मेरा रास्ता तकरीबन बंद ही हो जाएगा। चुनाचे इसके लिए अब मुझे अमल की दुनिया में कदम रखना था और मैंने बहुत से मंसूबे अपने जहन में तरतीब दिए थे।